आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। जो मैं बोल रही हूँ पहले आप अंडरलाइन कर लो, फिर एक्सप्लेन कर देंगे आपको। बाद में यह उजड़ गया तक अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आगे नेक्स्ट, लोगों ने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इस पूरे पैराग्राफ में आपने इतना ही अंडरलाइन करना है। अब इसको ज़रा समझ लो। विजयनगर अथवा विजय का शहर, यानी कि कई बार पेपर में इसी के ऊपर ही प्रश्न आ जाता है कि विजयनगर का अर्थ बताओ। तो विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर, और ये एक पूरा साम्राज्य भी था और पूरे साम्राज्य में ये एक शहर भी था। दोनों के लिए विजयनगर नाम है और इसकी स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में। और जब ये अपने चरम समय पर था तो यह उत्तर में कृष्णा नदी से प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था और 1565 में इसका पतन हो गया, ये उजड़ गया। लोग इसको हम्पी के नाम से याद रखते थे। यहाँ की एक मातृ देवी थी पंपा देवी, उसके नाम से इन्होंने इसका नाम हम्पी रखा हुआ था। अब आपके जो छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो ये बनता है कि विजयनगर शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा ये बनता है कि अपने चरम के समय विजयनगर साम्राज्य की सीमा क्या थी। तीसरा आपका ये बनता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ। और एक ये बनता है कि हम्पी नाम जो इसका रखा गया था, हम्पी नाम का प्रचलन कैसे हुआ था। हम्पी नाम किसके लिए रखा गया था? विजयनगर के लिए रखा गया था। और हम्पी नाम का प्रचलन कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ में आप यही बता दोगे कि इनकी एक मातृ देवी पंपा देवी के नाम से इसका प्रचलन हुआ था। अब हम नंबर 1 टॉपिक पे जा रहे हैं, हम्पी की खोज। इसमें आप ये अंडरलाइन कर लो, हम्पी के भग्नावशेष 1800 में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने शुरू करे और 1836 से अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि कॉलिन मैकेंजी जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। वो एक अभियंता थे, अभियंता मीन्स इंजीनियर थे और पुरातत्वविद भी थे। और 1800 में उन्होंने लोगों को हम्पी के बारे में बताया था और उन्होंने यहाँ का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी बनाया। और उन्होंने पंपा देवी जो पूजा स्थल है या विरूपाक्ष मंदिर है, वहाँ के जो पुरोहित वगैरह थे, उनसे उन्होंने जानकारियाँ हासिल की। और 1856 में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे किए और 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा किया और इन सब की स्टडी करके विजयनगर जो साम्राज्य था उसके इतिहास के बारे में जाना गया। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसको भी हमने थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि कई बार प्रश्न इसमें से भी आ जाता है कि कॉलिन मैकेंजी के बारे में बताओ कौन था। तो अभी हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि इसकी खोज, हम्पी की खोज या विजयनगर की खोज किसने की थी। तो आंसर हो गया कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। और खोज कब की थी? 1800 में की थी। और खोज का क्या क्या वो सारा अगर आए डिटेल में पूछने को, तो अभी जो हमने 1 टॉपिक में अंडरलाइन किया है वो सब आएगा। और कॉलिन मैकेंजी कौन था में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इस बॉक्स में से भी आपने कुछ 2-4 लाइनें अंडरलाइन करनी है।
1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में वे अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो। तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में ये जो 4 डेट्स हैं वो आपने याद रखनी है। एक 1754 जब उनका जन्म हुआ था, एक 1800 जब उन्होंने हम्पी के बारे में लोगों को बताया था, एक 1815 जब उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और एक 1821 जब उनकी मृत्यु हुई। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे राय, नायक और सुल्तान। तो आपको ये राय कौन थे, क्या थे, अभी आपने पढ़ना है। तो इसमें आप यहाँ अंडरलाइन करो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा था 14वीं शताब्दी में हुई थी इसकी स्थापना, तो ये अब एग्जैक्ट ईयर हमारे सामने है 1336। तो 1336 में 2 भाई हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। और अगर ये पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन थे, तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा, हरिहर और बुक्का थे। अगले पैराग्राफ में विजयनगर शासक जो हैं अपने समकालीन राजाओं यानी उनके समय में ही जो उनके पड़ोस के थे, जैसे दक्कन के सुल्तान थे या उड़ीसा के गजपति शासक थे, उनके साथ उनका उर्वर नदी घाटियों के बारे में संघर्ष होता रहता था, या फिर जो लाभकारी विदेशी व्यापार है उससे उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष उनका होता था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, जैसे कि तमिलनाडु में चोल शासक थे या कर्नाटक में होयसाल का राज्य रहा, तो उन्होंने जिस तरह मंदिरों के ऊपर बहुत काम किया था, ऐसे ही ये जो विजयनगर के राजा थे उन्होंने भी मंदिरों के ऊपर बहुत काम किया था। अब ये बॉक्स पढ़ेंगे हम। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। तो आपको ये याद रखना है, गजपति का अर्थ होता है हाथियों का स्वामी और ये यूज़ हुआ था उड़ीसा के शासकों के लिए। अश्वपति का अर्थ होता है घोड़ों के स्वामी, ये यूज़ हुआ था दक्कन के सुल्तानों के लिए। और नरपति का अर्थ होता है लोगों के स्वामी और ये यूज़ हुआ था जो राय थे उनके लिए यूज़ हुआ था। अभी आपको ये नहीं पता चला कि राय का क्या अर्थ है, वो अभी आगे आपको बताएं। इससे पहले 2.1 से पहले एक लाइन हमने मिस कर दी थी, उसको पढ़ना है ज़रा। विजयनगर के शासक जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया। इन परंपराओं का मतलब जो मंदिरों को संरक्षण देना या मंदिरों में काम करवाना, ये मतलब तो परंपराओं से है। और विजयनगर के शासक जो अपने आप को राय कहते थे, इसका मतलब जो राय शब्द है वो विजयनगर के शासकों के लिए यूज़ हुआ है। अब 2.1 टॉपिक पढ़ना है, शासक और व्यापारी। इस काल में जो युद्ध कला थी वो प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, ने भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि युद्ध कला जो थी, इस काल में युद्ध कला किस पर आधारित थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किस पर आधारित थी वो? अश्वसेना पर आधारित थी। घोड़ों का आयात कहाँ से होता था? वो अरब और मध्य एशिया से होता था।
और ये कुदरई चेट्टी किसे कहा गया है? ये व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहा गया है। 1498 में कुछ और लोग भी यहाँ पर आए जो कि पुर्तगाली थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने व्यापारिक और सामरिक केंद्र भी स्थापित करने की कोशिश की। इनकी बेहतर सामरिक तकनीक थी जो कि थी बंदूकों का प्रयोग करना। विजयनगर जो है ये मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए जो है ये प्रसिद्ध था, और यहाँ की जो समृद्ध जनता थी वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से जो राजस्व प्राप्त होता था वो भी राज्य की समृद्धि को बढ़ाने में अपना योगदान देता था। तो इसमें आपने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य की जनता जो है वो समृद्ध थी, व्यापार भी अच्छे तरीके से होता था, मसाले, वस्त्र, रत्न इनके मशहूर थे, और व्यापार से जो राजस्व मिलता था उससे भी राज्य की समृद्धि बढ़ती थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं 2.2। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, यानी कि राज्य का ऊपर उठना और उसके बाद उसका पतन हो जाना, यानी कि वो समाप्त हो गया राज्य। तो इसमें पहली लाइन, राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। यानी जो सत्ता का दावेदार रखते थे, दो जो पावरफुल लोग थे वो थे शासक और दूसरे थे सैनिक कमांडर। तो जो पहला राजवंश था जो कि संगम वंश कहलाता था, उन्होंने 1485 तक नियंत्रण रखा। आपने ये पढ़ा पहले कि ये जो विजयनगर है इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 में। तो ये जो हरिहर और बुक्का थे इनके पिता का नाम संगम था, और इन्होंने अपने पिता के नाम से ही अपना वंश बनाया, और जो सबसे पहला फिर वंश बना वो संगम वंश बना, जो कि कब हुआ शुरू? 1336 में, और 1485 तक संगम वंश रहा। बाद में संगम वंश को सुलुवों ने उखाड़ फेंका जो कि सैनिक कमांडर थे, और जो सुलुव हैं वो 1503 तक सत्ता में रहे। उसके बाद तुलुवों ने स्थान ले लिया उनका, और कृष्णदेव राय जो हैं वो तुलुव वंश से संबंध रखते थे। इस पैराग्राफ में आपने 3 राजवंशों के बारे में पढ़ा। तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वो संगम था, जो 1336 में शुरू हुआ और 1485 तक रहा। फिर उसके बाद वहाँ पे संगम के को हटाकर सुलूव आ गए उनकी जगह, और सुलूव वहाँ पे 1503 तक रहे, और उसके बाद तुलुव आ गए। और तुलुव में भी बहुत शासक रहे, लेकिन मेन कृष्णदेव राय की बात की जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली शासक थे, और उन्हीं के टाइम में विजयनगर जो साम्राज्य था वो बहुत फला फूला था। और कई बार पेपर में कृष्णदेव राय के ऊपर भी प्रश्न आ जाता है, तो हमने उन्हीं के बारे में पढ़ना है। यहाँ साइड में जो बॉक्स में लिखा हुआ है थोड़ा सा वो भी पढ़ेंगे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 29 तक रहा, मतलब 1509 में उन्होंने शासनकाल संभाला था और 1529 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने शासन कला के विषय में अमुक्त मलयद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी थी। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ जाता है कि कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई कृति का नाम बताएं। तो उसमें आंसर यही हो गया आपका अमुक्त मलयद। या उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो वो 1509 से 1529 तक रहा। वो कौन से वंश से संबंधित थे? वो तुलुव वंश से संबंधित थे। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, कृष्णदेव राय की शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया 1512, उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514, और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया 1520। तो इसमें यह बताया गया है कि जो कृष्णदेव राय थे वो विस्तार नीति थी उनकी, यानी कि आसपास के एरियाज़ को अपने में शामिल करना, और दृढ़ीकरण यानी कि अपने शासन को मजबूत बनाना। तो उन्होंने 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो बीच का हिस्सा था जिसको रायचूर दोआब कहते थे वो उन्होंने हासिल कर लिया था।
और 1514 में उन्होंने उड़ीसा के शासकों को हरा दिया था और 1520 में उन्होंने बीजापुर का जो सुल्तान था उसको हरा दिया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण किया, बहुत सारे उन्होंने मंदिर भी बनवाए और उन्होंने कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम भी बनवाए थे और उन्होंने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक एक उपनगर भी बनाया था। कई बार पेपर में आ जाता है कृष्णदेव राय की प्रमुख विजय व उपलब्धियों के बारे में बताएं, या विजयनगर के सबसे अधिक शक्तिशाली बुद्धिमान शासक कौन थे। तो आपने इसमें ये कृष्णदेव राय के ऊपर ही बताना है जो अभी हमने पढ़ा। एक तो ये तुलु वंश के थे, इन्होंने जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी थी उनके बीच का हिस्सा हासिल किया, उड़ीसा के राजाओं को हराया, बीजापुर के सुल्तान को हराया, बहुत सारे भव्य मंदिर बनवाए इन्होंने और बहुत सारे दक्षिण भारतीय मंदिरों में उन्होंने गोपुरम बनवाए थे और उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक उपनगर भी बनवाया नगलपुरम नाम का। तो ये सब कुछ आपने उनके बारे में फिर लिखना है। कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी 1529 में और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें वो इतने प्रभावशाली नहीं थे, तो उनको विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। यानी कि कई नायक सेनापति उन्होंने उनके मतलब विद्रोह कर दिया था कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया। तो 1542 में जो है ये जो थे तुलु, इनका भी ख़त्म हो गया शासन और उसके बाद जो है अराविदु वंश जो है ये आ गया और इनका शासनकाल शुरू हो गया। तो अब आपने अब तक ये पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश हुए। सबसे पहले जो हुए वो थे संगम, उसके बाद सुलूभ, उसके बाद तुलुभ और जो चौथा था वो था अराविदु वंश और यही लास्ट था, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपने पहले पढ़ ही लिया था कि 1565 में जो है ये विजयनगर साम्राज्य का लूटा गया और इसका पतन हो गया था। तो इस तरह 4 राजवंश यहाँ पर रहे थे। इसके बाद यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा और कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। तो अब आपने इसमें यह पढ़ा कि अराविदु वंश आया और 1565 में यहाँ पर जो राम राय थे उनके नेतृत्व में जो लड़ाई हुई उसमें 3 संयुक्त सेनाओं ने इकट्ठे मिलकर इनके ऊपर हमला करा। वो था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ये 3 एक तरफ थे और विजयनगर एक तरफ था। तो ये तीनों जो संयुक्त सेनाएं थी ये जीती और फिर इन्होंने इसको बुरी तरह से लूट लिया और ये विजयनगर जो था ये उजड़ गया। तो आपने इसमें जो है कई बार आ जाता है कि कौन सी संयुक्त सेना थी, ये आ जाता है, या राक्षसी तांगड़ी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, या तालीकोटा युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, वो किसी भी तरह पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो विजयनगर का विध्वंस हुआ वो तो आपने अभी पढ़ ही लिया कि वो सेनाएं, संयुक्त सेनाएं जो सुल्तानों की थी उनकी वजह से हुआ। लेकिन ये जो राय थे, राय कौन थे? विजयनगर के शासक। और ये जो सुल्तान थे, चाहे इनमें धार्मिक भिन्नता थी लेकिन इनमें ऐसी शत्रुता नहीं थी। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि कृष्णदेव राय ने भी कई बार ये जो सल्तनतों में ये जो सत्ता है इनके कई दावेदारों का समर्थन भी किया था। इसी प्रकार जो बीजापुर का सुल्तान है उसने भी कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में जो उत्तराधिकार का झगड़ा हो रहा था उसको भी सुलझाने में उसने
हस्तक्षेप किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इतने ज़्यादा वो हो गया, तो उसमें ये राम राय खुद उत्तरदायी था। ये राम राय ने क्या करा, ये जितने भी सुल्तान थे उसने कोशिश करी कि ये सारे सुल्तान एक दूसरे के खिलाफ़ हो जाएं। और जब सुल्तानों को पता चला कि ये हमारे बीच में इस तरह हमें एक दूसरे के खिलाफ़ भड़का रहा है, तो फिर ये सारे सुल्तान एक तरफ हो गए और इस तरह उन्होंने मिलकर हमला करा और इस तरह से विजयनगर जो है वो पराजित हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राय तथा नायक के बारे में। 2.3 राय और नायक। राय तो आपको पता ही है विजयनगर के शासक हैं। अब आपने नायक पढ़ना है, नायक कौन थे। तो नायक जो है ये सेना प्रमुख होते थे। कई बार नायक के ऊपर भी पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नायक जो हैं ये सेना प्रमुख होते थे। ये किलों पर नियंत्रण रखते थे और इनके पास सशस्त्र समर्थक भी होते थे। ये जो हैं आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और इनको इन्हीं प्रमुखों को क्या कहते थे, नायक कहते थे। ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह भी कर देते थे और फिर इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। तो नायक के ऊपर आएगा तो ये सारा आपने लिखना है कि ये सेना प्रमुख होते थे, ये किलों पर नियंत्रण रखते थे, इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ बोलते थे। तो ये सब जो भी हमने बोला ये सब आपने पॉइंट्स में आंसर देने हैं। अब आप पढ़ोगे कि अमर नायक के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो अमर नायक हैं ये सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो अमर नायक थोड़े से इनसे डिफरेंट थे। एक तो ये सैनिक कमांडर थे और इनको राय जो हैं वो प्रशासन के लिए एक क्षेत्र दे देते थे, यानी कि वो राजा के प्रतिनिधि बनकर उस क्षेत्र में जो उनको मिलता था वहाँ पे वो शासन चलाते थे। तो ये जो हैं अमर नायक ये किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व या दूसरे कर वसूला करते थे। ये राजस्व का कुछ हिस्सा अपने यूज़ के लिए, घोड़ों हाथियों के रख रखाव के लिए या और कामों के लिए रख लेते थे। और ये विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। और अमर नायक जो हैं वो राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ वो खुद उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण भी दर्शाता था। तो स्थानांतरण करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अमर नायकों को उन्होंने अलग अलग क्षेत्र दिया हुआ था कि यहाँ पे तुम शासन करो। तो जैसे किसी को दिया हुआ ए क्षेत्र दिया हुआ है, किसी को बी दिया हुआ है, किसी को सी क्षेत्र दिया हुआ है कि भाई इस तरह से तुमने शासन करना है। तो वो ए जिसके पास ए होता था उसको वो कभी सी में भेज दे या सी वाले को बी में भेज दे। तो इस तरह से जो राजा होता था वो इन अमर नायकों का स्थानांतरण यानी इनका ट्रांसफ़र करता रहता था। कभी इनको कोई क्षेत्र दे देता था प्रशासन चलाने के लिए, तो कभी कोई दे देता था और इस तरह वो अपना नियंत्रण दिखाता था। और अमर नायक जो हैं ये साल में एक बार भेंट देते थे और भेंट ऐसे नहीं कि किसी के हाथ भिजवा दी, ये खुद जाते थे भेंट देने ताकि अपने आप को दिखाने के लिए कि हम आपके कितने स्वामी भक्त हैं। और ये जो हैं अमर नायक और नायक के ऊपर कई बार आ जाता है। तो नायक जो है वो सेना प्रमुख होते थे, अमर नायक सैनिक कमांडर थे। और ये जो अमर नायक है इनका स्थानांतरण भी होता था, नायकों का ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं होता था। और इनको पूरा ये राजा का प्रतिनिधि के रूप में शासन को चलाते थे। कर वसूल करना और उस कर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना वो ये सब देखा करते थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे और जितना ये पढ़ा है इसमें जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप साथ के साथ नोट कर लेना। देखियो।